नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 9th के लिए है जिसमें हम आपको समास पढ़ा रहे हैं। और समास में हमने चर्चा की थी तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में हम संबंध तत्पुरुष तक पहुंच गए थे। और अगला जो टॉपिक था हमारा प्रकरण था वो अधिकरण तत्पुरुष था। तत्पुरुष का जो सबसे अंतिम भेद है वो अधिकरण तत्पुरुष है। और अधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा क्या होती है कि जिस समस्त पद में अधिकरण कारक के विभक्त चिन्ह में और पर का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब कैसे होता है उदाहरण, तो एक तरफ हम पहले से आप जानते हैं समस्त पद, और दूसरी तरफ समास विग्रह। पहला उदाहरण हमने लिया जिसमें समस्त पद क्या है, वनवास। वनवास, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा वन में वास। अब यहां देखिए में शब्द का लोप था समस्त पद में, और जब विग्रह किया गया तो में शब्द निकला जो कि अधिकरण कारक का जो है चिन्ह है। ठीक, इसीलिए यहां अधिकरण तत्पुरुष हुआ। दूसरा उदाहरण अगर इससे हम लें तो होगा आनंद मग्न। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न। तीसरा उदाहरण देखें, लोकप्रिय। लोक में प्रिय। चौथा उदाहरण देखें, घुड़सवार। तो हो जाएगा घोड़े पर सवार। अगला उदाहरण देखें, आप बीती। अपने आप पर बीती। ये इसके उदाहरण हैं। आप एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि अधिकरण तत्पुरुष यानी जिस समस्त पद में अधिकरण कारक के विभक्त चिन्ह में और पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। समस्त पद में चिन्ह दिखाई नहीं देता है और जब हम विग्रह करते हैं तो हमें चिन्ह मिलता है, जैसे वनवास, वन में वास, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, और अगला है लोकप्रिय, लोक में प्रिय। और हर देखिए प्रत्येक समास विग्रह में अधिकरण कारक का जो है चिन्ह वो मिल जा रहा है। तो यही जो है अधिकरण तत्पुरुष है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद थे वो समाप्त हो गए। अब इसके जो मुख्य 2 भेद हैं यानी कर्मधारय और समास और द्विगु समास, उसमें से हमें चर्चा करनी है। तो जहां तक विश्वास ये है कि आपके समझ में आया होगा, और एक बार इसको पुनः आप रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है हम चल रहे हैं चर्चा करने, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपने देखा होगा 2 चीजें, जब इसकी परिभाषा आप पढ़े होंगे तो कहा गया होगा कि कर्मधारय समास वहां होता है जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है।
कहा गया जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध हो। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दो बातें सामने आई हैं। एक पहली बात है विशेषण और दूसरा विशेष, और अगला जो आया वो आया उपमेय और उपमान। ठीक, अब विशेषण किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे, पहले से पढ़ा होगा। और विशेष किसे कहते हैं? विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष वही शब्द होता है जिसकी विशेषता विशेषण बदलता है। तो विशेषण यानी पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। अब विशेष हो सकता है कि ये संज्ञा हो, क्या हो? विशेष को हम संज्ञा कह सकते हैं और इसको विशेषण कहते हैं। यानी किसी उत्तर पद जो हो वो संज्ञा शब्द हो और पहला पद क्या हो? वो विशेषण हो। यानी संज्ञा शब्द की विशेषता पहले पद में बताई गई हो, वही क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे लिख दें महाराज, एक शब्द लिखें कि महाराज या महाराजा। महाराजा लिख दिया हमने। अब देखिए यहां महा और राजा दो शब्द हैं। राजा शब्द क्या है? संज्ञा है। राजा शब्द क्या है? संज्ञा है। और महा शब्द क्या है? विशेषण है। अब इसका अगर हम पूर्णतः अनुवाद करें तो यही आएगा कि महान है जो राजा। जो राजा महान हो, श्रेष्ठ हो, उसी को महाराजा कहेंगे। तो राजा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये महा शब्द बता रहा है। इसीलिए ये क्या है? विशेषण है और यह विशेष है। तो जहां पर ऐसे शब्द आते हैं, और यही ठीक इसी प्रकार का संबंध उपमेय और उपमान में होता है। उपमेय किसे कहा गया? आपने पढ़ा होगा, जब आप उपमा अलंकार पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि उपमा के चार भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है, और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। यहां उपमेय कौन है? उपमेय है राजा। यानी राजा की उपमा दी गई, और किससे दी गई? महाशब्द से दी गई। तो यह महाशब्द क्या है? उपमान है। अब एक कभी कभी यह स्थिति आती है कि उपमेय और उपमान का जो संबंध होता है वो कभी उपमेय भी आगे हो सकता है, उपमान भी आगे हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां उपमेय और उपमान का संबंध हो, या पहला पद जो है विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, ध्यान रखना है, दूसरा पद विशेष अर्थात दूसरा पद संज्ञा हो और पहला पद संज्ञा की विशेषता बताने वाला कोई शब्द हो, वही कर्मधारय समास होता है।
अब एक समस्या और आती है कभी कभी कि कर्मधारय समास कभी कभी कहा जाता है कि दो स्थितियां प्रयुक्त होती हैं कि वही कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। तो ये स्थितियां प्रकट कब होती हैं कि जब हम उसका विग्रह करते हैं, यानी उस समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने के बाद वह जो अर्थ निकलता है वह किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में अर्थ निकलता है, तब वह बहुव्रीहि समास होता है। और अगर किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में उसका अर्थ नहीं निकलता है तब वो कर्मधारय समास ही रहता है, बहुव्रीहि समास नहीं होता है। एक बात और है कि कभी कभी यह होता है कि विशेषण और विशेष भी आगे पीछे हो जाते हैं, कि विशेष से पहले आ गया और विशेषण बाद में आ गया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे दें, ऐसा उदाहरण भी आ सकता है जैसे हमने लिख दिया ऋषिवर। अब वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और ऋषि आप जानते हैं यहां संज्ञा शब्द कौन सा है, यानी विशेष शब्द कौन सा है, ऋषि है जो पहले आ गया, और वर का मतलब है श्रेष्ठ। अर्थात इसका उदाहरण जो है जब विग्रह करेंगे तो आएगा ऋषियों में श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ है जो, तो ऋषियों में श्रेष्ठ है जो। अब वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, तो वर शब्द विशेषण है, यानी विशेषण पीछे हो गया और विशेष यानी संज्ञा आगे हो गया। तो ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं, यानी उदला बदली की स्थिति भी उपमेय और उपमान की तरह विशेषण और विशेष में भी उदला बदली हो सकती है। लेकिन रहेगा दोनों शब्द कर्मधारय में वो यही रहेगा कि एक शब्द विशेषण रहेगा और दूसरा विशेष रहेगा। तो यही कर्मधारय समास की पहचान है। अच्छा, एक चीज और होता है कि उपमा दी जाती है। जैसे उपमा अलंकार आप पढ़ते हैं तो उपमा अलंकार में पढ़ा होगा कि जो है जिसकी उपमा दी, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, के समान के सम के तुल्य, ऐसे शब्द जो आते हैं वो उपमा अलंकार कहलाते हैं। ठीक वही उपमेय और उपमान शब्द दोनों शब्द जब इकट्ठा बैठ जाएं, जिसमें आपने रूपक अलंकार पढ़ा होगा, रूपक अलंकार जैसे चरण कमल। अब देखिए चरण और कमल, यानी चरण की जो है विशेषता किससे बताई गई, कमल से बताई गई। चंद्रमुख, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। चंद्र खिलौना, खिलौना किसके समान है, चंद्रमा के समान है। चंद्र खिलौना, चंद्र के समान खिलौना। तो जहां ऐसे शब्द प्रयुक्त हो, यानी विशेषण और विशेष वाले हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण आपको बताएं तो उदाहरण से आपके समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण है कृष्ण सर्प, अक्सर पूछा जाता है कृष्ण सर्प। अब देखिए यहाँ सर्प जो है वो संज्ञा है यानी विशेष है, और कृष्ण काला यानी सांप की विशेषता बता रहा है। और बनेगा इसका जो है जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, काला है जो सर्प। दूसरा उदाहरण ले लिया जाए नीलकंठ। अब नीलकंठ उदाहरण देखिए हमने लिया तो है, लेकिन आपको समझाने के लिए नीलकंठ। अब इसका उदाहरण जब हम लेंगे तो कहा जाएगा नीला है जो कंठ। अगर कह दिया गया विग्रह में तब तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। और कह दिया जाए कि नीला है कंठ जिसका, तो केवल एक ही व्यक्ति है जिसका कंठ नीला है, वो है भगवान शिव, उन्हीं को नीलकंठ कहा गया है। तब यह प्रयुक्त होगा बहुव्रीहि समास में, और तब हो जाएगा कि अर्थात शिव जी या भगवान भोलेनाथ। ठीक, अगला उदाहरण आप ले लीजिए जिसमें कहा गया अधपका।
अधपका। अब इसमें अगर इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आधा है जो पका, उसे कहते हैं अधपका। फिर है नीलांबर, नीलांबर शब्द आया है और नीलांबर शब्द में कहा गया कि कौन सा समास है। अक्सर इसमें लोग भूल गए और परीक्षा में भी आया था नीलांबर शब्द, और नीलांबर शब्द भूल गए और इसका जो है सही समास नहीं लिख पाए, जबकि नीलांबर में कर्मधारय समास है। नीला है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश। ऐसे और उदाहरण ले लीजिए जिसमें है सज्जन। अब सज्जन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यही होगा कि सत है जो जन वो सज्जन। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए इसको कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, विशेषण और विशेष की अदला बदली हो सकती है और इसमें कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में जो अंतर होता है वो अंतर विग्रह के आधार पर ही होता है। यानी विग्रह के आधार पर अंतर इसलिए होता है कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तो जब हम विग्रह दो प्रकार से होता है, जो उसके अर्थ में प्रयोग करते हैं। जब किसी विशेष व्यक्ति के अर्थ में वो शब्द प्रयुक्त होने लगता है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है, और जब किसी विशेष व्यक्ति के अर्थ में वो शब्द प्रयुक्त नहीं होता तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। यही कर्मधारय समास की पहचान है। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द्विगु समास और द्वंद्व समास पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए और इसको अपनी ग्रामर की उत्तर पुस्तिका में नोट करने का प्रयास करिए। और इससे संबंधित और उदाहरण अगर आपके पास पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है, तो हमारा तो व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए हम उदाहरण कम लिखते हैं। आपके पास तो पूरी उत्तर पुस्तिका पड़ी हुई है तो आप कम से कम 10 या 15 उदाहरण लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका से, और फिर समय मिलेगा तो हम आपको क्लास में भी इसको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।